बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इर्तसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम मेनली बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सर्फेसिस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, और उसके साथ साथ कुछ इसके रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स हैं लाइक रेस्पिरेशन इन हाइड्रा एंड रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स जो हैं उनका काम हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है। ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो हमारी बॉडी के अंदर गैसेस एक्सचेंज को जो है वो पॉसिबल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो ऑक्सीजन को हम हर टाइम अंदर लेकर जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो उसी टाइम वापस लेकर आ रहे हैं। लाइक आप इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। ये सारे का सारा जो मैकेनिज़्म है ये किसकी वजह से पॉसिबल है? तो आंसर इसका एक ही होगा, रेस्पिरेटरी सर्फेसिस, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से। तो जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं, सर्फेसिस हैं, इनका पर्टिकुलर जो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके करैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से, उसमें सबसे पहला आता है कि लार्ज सरफेस एरिया। जब भी हम रेस्पिरेटरी सर्फेसिस की बात करेंगे तो आपको लार्ज सरफेस एरिया जो है ना उसको मद्देनज़र रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा गैसेस उतनी आसानी के साथ डिफ्यूज़ इन एंड डिफ्यूज़ आउट कर जाएंगी, ऑक्सीजन उतनी आसानी के साथ अंदर आएगी, बॉडी को दी जाएगी, टिश्यूज़ को दी जाएगी, और बॉडी से उतनी ही आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बाहर निकाला जाएगा। तो इसके लिए सरफेस एरिया जो है वो बड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर सरफेस एरिया बड़ा नहीं है तो वो वेल डेवलप नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं जो प्लांट्स हैं जो आपके पास हैं, बर्ड्स हैं, अगर उनकी बात करूं या मैं अपनी बात करूं ह्यूमंस की, तो हम ज़रा वेल डेवलप हैं क्योंकि हमारा जो सरफेस एरिया है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो बड़ा है। अब बर्ड्स के अंदर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है पैराब्रोंकाई, और यहाँ पर पर्टिकुलर एक मैकेनिज़्म है जिसकी मदद से वो जो है ना वो वन वे फ्लो होता है एयर का, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा टिश्यूज़ तक पहुँचती है। यही वजह है कि जो बर्ड्स हैं वो उड़ते रहते हैं, घंटों तक उड़ते रहते हैं, इवन दैट दिनों तक उड़ते रहते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, थकावट का शिकार नहीं होते। हम थकते कब हैं? जब हमारे टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पहुँच पाती, या फिर अगर हमने खुराक जो है उसको कम खाया हुआ है। इसके लिए ऑक्सीजन को पहुँचाने के लिए सरफेस एरिया बहुत बड़ा मैटर करता है यहाँ पर, यानी कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उतनी आसानी से गैसेस एक्सचेंज हो पाएगा। फिर मॉइस्चर बड़ी ज़रूरी होती है, नमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं या नॉस्ट्रिल से लेकर लंग्स तक सारे का सारा एरिया मॉइस्चर से भरा पड़ा है, मॉइस्ट है। क्योंकि यहाँ पर ये दो काम कर रहा था। अगर गर्मियों में आप सांस लेते हैं तो हवा बाहर गर्म है, तो ये उसको थोड़ा सा ठंडा करके रेस्पिरेशन जब आप करते हैं तो ट्रांसपायरेशन के थ्रू, या आप कह सकते हैं पर्टिकुलर वो वर्ड नहीं आ रहा मेरे जहन में, अवेपोरेशन, यस, अवेपोरेशन के थ्रू। ट्रांसपायरेशन तो प्लांट्स में होती है ना, तो अवेपोरेशन के थ्रू क्या होता है कि अवेपोरेट करता है, अवेपोरेशन काजेज कूलिंग, तो वो हवा जो है वो ठंडी होकर अंदर थोड़ी सी जाती है। इसी तरह से जब आप सर्दियों के अंदर कोल्ड हवा को अंदर लेकर जाने की कोशिश करते हैं तो यही जो मॉइस्चर है ये उसको क्या कर देता है, वार्म करता है। और इसी तरह से अगर ड्राई एयर है तो उसको जो मॉइस्चर एयर में कन्वर्ट करता है। तो ये इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। साथ ही साथ मॉइस्चर जो है ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया है या जो वायरस हैं उनको आसानी के साथ जो है वो पर्टिकुलर टिश्यूज़ पे अटैक नहीं करने देता, क्योंकि ये ऊपर फिल्म बना लेता है, एक तह बना लेता है। हमारी जो अपने नेज़ल कैविटी के अंदर देखें तो म्यूकस मौजूद है, उसकी पूरी एक तह मौजूद है जो प्रोटेक्शन काज करती है। इम्यूनिटी वाले टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि म्यूकस भी जो है वो डिफेंसिव लाइन है एक पर्टिकुलर। तो उसके बाद हमारे पास आता है थिन एपिथीलियम थिन होनी चाहिए। रीज़न क्या है? ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेल जो है ना वो होनी चाहिए। अब 2 सेल से मुराद क्या है? मतलब ये इतनी मोटी, फॉर एग्जांपल ये एक सेल्स की लेयर है और ये इसके नीचे जो है वो दूसरे सेल्स की लेयर है, तो ये इतनी मोटी होनी चाहिए। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ऑक्सीजन आसानी के साथ इसमें से डिफ्यूज़ हो के अंदर आ सके और कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ही आसानी के साथ जो है वो डिफ्यूज़ आउट हो जाए। उसके बाद आता है वेंटिलेशन वही आ जाता है गैस की सरायत, ऑक्सीजन को अंदर लेकर आना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर जाना, गैसेस एक्सचेंज, ब्रीदिंग, एक्सहेल, इनहेल, वो सारा इसके अंदर आ जाता है। तो इसमें भी ना पर्टिकुलर बात है, एक पर्टिकुलर रीज़न है कि हम खुद ब खुद सांस ले रहे होते हैं। उसके पीछे लॉजिक क्या है? वो है एक ग्रेडियंट है, स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट, और दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर इन
जो है वो डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। फॉर एग्जांपल बाहर अब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, अगर मैं अपनी बात करूं तो PO2 जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है बाहर ज़्यादा तो ऑक्सीजन किधर आ जाएगी, अंदर आ जाएगी। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है तभी तो ऑक्सीजन अंदर आई है। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, तो ये डिफ्यूज़ कर गई। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स के अंदर ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है PCO2 ज़्यादा है अंदर, और PCO2 जो है वो बाहर क्या है, कम है, तो यही वजह है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर चली गई है। फिर यहाँ पर आता है लार्ज नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज यहाँ पर बड़ा रोल प्ले करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, अगर मैं अपनी बात बताऊँ या सिलोमेट्स की बात बताऊँ जिनके पास सिलोम है, जो एसिलोमेट है उनका तो डायरेक्ट है कि ऑक्सीजन ली, सेल्स ने ऑक्सीजन को रिसीव किया और सेल्स ने ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेसिस आ जाती हैं, तो उन स्पेसिस तक भी हमने क्या, उन स्पेसिस में से गुजार के पर्टिकुलर जो स्पेस के अंदर मौजूद आर्गन्स हैं, जैसे हमारी गट है, वहाँ तक भी जो है हमने किसको पहुँचाना है, ब्लड जो ऑक्सीजन है उसको पहुँचाना, तो वो हम किसकी मदद से पहुँचाएंगे, ब्लड कैपिलरीज की मदद से, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से उनको हम पहुँचाते हैं। तो ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होना यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि ये भी सरफेस एरिया को बढ़ाता है, ऑक्सीजन को इन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से आउट कर देगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आता है रेस्पायरेशन इन हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर रेस्पिरेशन में सिंपल है, इसकी बॉडी जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट है किसके साथ, उसका वाटर के साथ, आउटर भी और इनर भी, बाहर भी वाटर है और इसकी बॉडी के अंदर भी वाटर है। मसलन इसकी बॉडी के अंदर एक स्पेस है दैट इज़ कॉल्ड गट या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, तो उसमें भी जो है वो क्या होता है कि यहाँ पर सिंपल ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ इन किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज़ आउट कर दिया जाता है। तो इसमें वही लिखा हुआ है कि जो उसकी एक्टोडर्मल होती है, मसलन ये वैस लाइक स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से, जो बाहर वाली है ये एक्टो है, एक्टो, और जो अंदर वाली है ये आपके पास क्या है, एंडो है। अब अंदर जो है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर वाटर है, वो वहाँ से ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। बाहर वाली जो है वो किसके साथ लिंक है, बाहर जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट है, सारे का सारा पानी है, तो वहाँ से ऑक्सीजन लेगी और इन रिटर्न वहाँ पर उसको क्या कर देगी, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगी। तो सेल डायरेक्ट जो है वो ये काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हम जब भी किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, तो हम सबसे पहले किसको डिस्कस करते हैं, हाइड्रा को। उसके बाद आता है हमारे पास ये सिलोमेट में, दैट इज़ अर्थवर्म। अर्थवर्म के पास कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से मौजूद नहीं है। चैप्टर नंबर 10 को रिकॉल करें, वहाँ पर मैंने आपको बताया था देयर इज़ नो पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट इन अर्थवर्म। उसके बाद ये रेस्पिरेशन कैसे करता है, रेस्पिरेशन करता है ये स्किन की मदद से। तो यहाँ पर स्किन जो है वो एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पे काम करती है, गैसेस एक्सचेंज के तौर पे काम कर रही है। सच टाइप ऑफ गैसेस एक्सचेंज इज़ कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, यानी कि जिसमें स्किन को हेल्प ली जाती है वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहलाती है। तो इसकी स्किन के पास ऑब्वियस सी बात है कुछ अडेप्टिव स्ट्रक्चर्स होंगे, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जो इसकी रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी, जो इसकी वेंटिलेशन में, जो इसकी गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करेगी। तो वो फीचर्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले ये थिन लेयर है, यही सारी बातें आएंगी। थिन लेयर होती है, थिन वॉल्ड होती है, ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आसानी के साथ जो है वो एक्सचेंज हो सकें। फिर मॉइस्चर होती है, यानी कि मॉइस्चर मौजूद होता है। मॉइस्चर यहाँ पर कौन कौन सा है, दो है यहाँ पर एक है म्यूकस, दूसरा आपके पास है सिलोमिक फ्लूइड। जैसा कि मैंने आपको बताया ये सिलोमेट है, तो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर स्क्रीशंस होती हैं जो इसकी सिलोम से फिर बाहर निकाल दी जाती हैं, जो इसके ऊपर एक थिन लेयर बना लेती हैं जिसको मॉइस्चर देती हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सिलोमिक फ्लूइड। फिर लार्ज सरफेस एरिया, स्किन की वजह से इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, और फिर रिच कैपिलरीज नेटवर्क, जैसा मैंने आपको पहले बताया है। उसके बाद इसका मैकेनिज़्म क्या है, होता यूँ है कि इसकी स्किन के बाहर वाली साइड पे दो मज़ीद कवरिंग्स होती हैं, एक होती है म्यूकस की और दूसरी होती है क्यूटिकल की। क्यूटिकल तो आपने पढ़ रखा है, ये एक वैक्सी लेयर होती है, ठीक है, वाटर बैरियर के तौर पर काम करती है। जो म्यूकस है ये कहाँ पर, यहाँ पर इसकी स्किन के अंदर जो है ना पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, सेल्स मौजूद होते हैं, दीज आर कॉल्ड गोबलेट सेल्स। गोबलेट सेल्स जो है ये म्यूसिन प्रोड्यूस करती हैं। म्यूसिन जब वाटर के साथ मिलती है तो ये क्या बना देती है, म्यूकस बना देती है। तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। उसके बाद इसके नीचे आती है क्यूटिकल, और क्यूटिकल के बाद आती है एपिडर्मल सेल, और एपिडर्मस आ जाती है। अब
सिंपल होता यूँ है कि ऑक्सीजन जो है, यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ऑक्सीजन जो है इसको इनसाइड द लाया जाता है बॉडी के अंदर। वो कैसे लेकर आते हैं, वो क्यूटिकल से पास होती है, एपिडर्मल से सेल से पास होती है, फिर वो कहाँ पर आती है, वो ब्लड कैपिलरीज में आ जाती है। अब ब्लड कैपिलरीज के जो पास जो इसके मसल सेल्स होते हैं, मसल टिश्यू होते हैं, स्पेशली सर्कुलर मसल एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल, वो वहाँ पे तो सिंपल यहाँ से ऑक्सीजन दे दी और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से ब्लड में चली गई और फिर इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया जाता है, ब्लड से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन इसके पास एक कैविटी मौजूद है। अब उस कैविटी के अंदर एक ख़ास स्ट्रक्चर मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड गट। ये इसकी गट होती है। अब इधर भी जो है वो हमने ऑक्सीजन को पहुंचाना है, तो ये अहम काम कौन कर रहा होता है, यही ब्लड कैपिलरीज कर रही होती है। इसमें ये ब्लड कैपिलरीज आ रही, तो ये ब्लड कैपिलरीज यहाँ से क्या करती हैं, ऑक्सीजन दे देती हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर जाती हैं। तो इसके पास तो फिर सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद हुआ। सर्कुलेटरी सिस्टम है तो क्या इसके पास कौन सा ऐसा फ्लूइड है जो ये काम करता है, तो हम कहते हैं कि हमारे ब्लड की तरह ही ब्लड है रेड कलर का, जो क्या करता है, जिसके पास रेड कलर उसका क्यों है, हीमोग्लोबिन की वजह से। जैसे हमारे पास हीमोग्लोबिन है, सेम लाइक दैट अर्थवर्म के पास भी हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, वो क्या करती है, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन कैरियर और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ऑक्सीजन को पकड़ती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट कर देती है और फिर वही सारे फीचर्स, वो सारे वही बातें जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं ह्यूमंस रेस्पिरेशन के अंदर, के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से लिबरेट करवाते हैं ऑक्सीजन को टिश्यूज़ के पास। उसमें फिर क्या आता है, पीएच का रोल आ जाता है, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन, उसमें फिर हीट आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन आ जाती है, एक्सरसाइज और मसल के जो वर्क है वो आ जाता है। जो जितना मसल काम करेगा उसको उतनी ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाएगी ताकि उस मसल्स के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन की मदद से एटीपी जो है वो रिलीज़ हो सके ग्लूकोज को तोड़ के। तो यही बात है। उसके बाद आता है हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है। सिंपल इज़ दैट, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोसीजर ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड प्लाज्मा के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर निकाला जाता है। एंड आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।